भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई बड़े मोड़ आए, लेकिन कुछ ही 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जितने अहम थे। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश राज की बिछाई हुई एक बहुत ही पेचीदा शतरंज की बिसात थी। एक ऐसा दांव जिसने भारत की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल यही उठता है, क्या ये एक्ट सच में भारतीयों को सत्ता देने की एक ईमानदार कोशिश थी, या फिर ये अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों का बुना हुआ एक चालाकी भरा जाल था? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। कागज पर एक बहुत बड़ा वादा किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता का, मतलब प्रोविंसेस को, प्रांतों को अपने मामले खुद चलाने की आज़ादी। सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती थी, लेकिन ठीक उसी वक्त सेंटर में एक पेंच डाल दिया गया, द्वैध शासन यानी डायरकी, एक ऐसी व्यवस्था जिसने असली ताकत कहीं और ही छिपा रखी थी। और इन सबके बीच एक नई चीज बनाई गई, फेडरल कोर्ट। तो आज़ादी, कंट्रोल और इंसाफ, इन तीनों के बीच एक बड़ा ही अजीब सा बैलेंस बनाने की कोशिश हुई थी। तो चलिए अब इस एक्ट की गहराई में उतरते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान आप जानते हैं क्या थी? इसके अंदर छिपे हुए कॉन्ट्राडिक्शंस। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो एक हाथ से कुछ देता था और दूसरे हाथ से वही चीज वापस ले लेता था। अब जरा इस पर गौर कीजिए, वादा क्या था और हकीकत क्या निकली। देखिए, एक तरफ तो कहा गया कि प्रांतों को पूरी आज़ादी मिलेगी, वहां से डायरकी खत्म कर दी जाएगी और जो मंत्री होंगे वो सीधे जनता की चुनी हुई विधायिका को जवाब देंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ गवर्नरों को ऐसी स्पेशल पावर्स दी गईं कि वो इन मंत्रियों के किसी भी फैसले को जब चाहें रद्द कर सकते थे। और सेंटर में तो डिफेंस और विदेश मामलों जैसे सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट्स वो तो पूरी तरह से गवर्नर जनरल के ही हाथ में थे। तो ये द्वैध शासन या डायर की चीज़ क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक गाड़ी हो जिसमें दो स्टीयरिंग व्हील लगे हों। एक स्टीयरिंग व्हील आपके चुने हुए भारतीय मंत्रियों के पास है, जिससे वो हेल्थ या एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं, लेकिन जो दूसरा और असली वाला स्टीयरिंग व्हील है वो गवर्नर जनरल के हाथ में है, जिससे वो आर्मी, फॉरेन पॉलिसी जैसे सबसे ज़रूरी फैसले ले रहे हैं। तो कहने को तो दो ड्राइवर हैं, पर गाड़ी असल में जाएगी कहाँ, ये कोई और ही तय कर रहा था। तो मोटे तौर पर देखें तो इस एक्ट ने भारत के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार कर दिया। एक ऑल इंडिया फेडरेशन का ख्वाब दिखाया, जिसमें प्रांत और रियासतें दोनों शामिल होंगी। सेंटर में 2 सदनों वाली विधायिका बनाई गई, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और फेडरल असेंबली। और पावर्स को 3 लिस्ट में बांटा गया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। कानूनी झगड़ों के लिए एक फेडरल कोर्ट भी बना। मतलब कागज पर तो सब बहुत बढ़िया और ऑर्गेनाइज लग रहा था, लेकिन असली सवाल ये था कि जमीन पर यह काम कैसे करेगा। अब जब ये कानून लागू हो गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा हो गया। इस नए आधे अधूरे सिस्टम के साथ आखिर किया क्या जाए? जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ सेशन में कांग्रेस की इसी कश्मकश को साफ शब्दों में रखा था। उन्होंने कहा कि ये एक्ट हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक मजबूरी थी। तो दुविधा यही थी कि क्या इस अधूरे संविधान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर दुश्मन के बनाए किले में घुसकर उसी के सिस्टम का इस्तेमाल करके उसे अंदर से ही तोड़ने की कोशिश की जाए। बॉयकॉट करे या अंदर घुसकर लड़े। कांग्रेस ने दूसरा रास्ता चुना, चुनाव लड़ने का। और इस बड़ी लड़ाई के लिए उन्होंने एक बहुत ताकतवर हथियार तैयार किया, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं था, ये देश की जनता से किया गया एक वादा था। इस मैनिफेस्टो के 2 बड़े मकसद थे। पहला, चुनाव जीतकर असेंबली में पहुंचना और 1935 के इस काले कानून का अंदर से ही विरोध करना। और दूसरा, देश का ध्यान उन असली मुद्दों पर खींचना जो अंग्रेजी हुकूमत की वजह से पैदा हुए थे, मतलब गरीबी, किसानों की बदहाली और बेरोजगारी। और कांग्रेस का एजेंडा सीधे लोगों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने सिर्फ आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बल्कि आम लोगों की जिंदगी से जुड़े ठोस वादे किए, जैसे कि जुल्म करने वाले कानूनों को हटाना, मजदूरों की जिंदगी बेहतर बनाना, छुआछूत जैसी बुराई को मिटाना और महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना। ये एक ऐसा घोषणा पत्र था जिसमें भारत के हर आम इंसान को अपनी आवाज सुनाई दे रही थी। तो मैनिफेस्टो तैयार था, जोर शोर से प्रचार हुआ और अब बारी थी जनता के फैसले की। 1937 के प्रांतीय चुनावों का नतीजा क्या होने वाला था? पूरा देश अपनी सांसें रोके इंतजार कर रहा था।
और जो नतीजा आया उसने सबकी उम्मीदों को पार कर दिया। कांग्रेस ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 प्रांतों में क्लीन स्वीप करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया। ये एक जबरदस्त राजनीतिक जीत थी। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कांग्रेस ने मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार और उड़ीसा में तो सीधे सीधे अपनी सरकार बनाई। इतना ही नहीं, बॉम्बे, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन इन्हीं चुनावों में आने वाले वक्त की राजनीति की एक झलक भी छिपी थी, खासकर मुस्लिम लीग के प्रदर्शन में। अब देखिए, मुसलमानों के लिए रिजर्व 485 सीटों में से लीग को सिर्फ 108 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस ने भी 26 मुस्लिम सीटें जीती। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि उस वक्त मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों की अकेली आवाज नहीं थी। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आने वाले सालों में बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला था। चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, अब वक्त था सरकारें बनाने का। इस जीत ने भारतीय राजनीति में कई बड़े चेहरों को प्रांतीय लीडरशिप की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया। तो आइए देखते हैं कि किसने कहां कमान संभाली। इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि बॉम्बे में बाला साहेब गंगाधर खेर, यूनाइटेड प्रोविंसेस में गोविंद वल्लभ पंत और मद्रास में सी राजगोपालाचारी जैसे बड़े नेताओं ने सरकार बनाई। वहीं पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खान और बंगाल में फजलुल हक ने मुस्लिम लीग के सपोर्ट से सरकार का गठन किया। तो एक बार फटाफट से पूरी कहानी को रिवाइंड करते हैं। 1935 में कानून आया, 1936 में कांग्रेस ने उसे लड़ने की अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और 1937 में जनता के फैसले ने भारतीय राजनीति का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। तो कांग्रेस अब सत्ता में थी, कम से कम प्रांतों में तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब शुरू हुआ था। क्या वो वाकई उस सिस्टम को अंदर से बदल सकते थे जिससे लड़ने के लिए ही वो चुने गए थे, या फिर गवर्नर की स्पेशल पावर्स एक ऐसी दीवार साबित होंगी जिसे पार करना नामुमकिन था? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में बताइए और आगे के सफर के लिए हमारे साथ बने रहिए।